एमवीसी क्लासेज बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, आरटी अधिनियम के विभिन्न प्रश्नों को लेकर मैंने 2-3 वीडियो आगे भी बनाए हैं और ये चौथा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसकी प्रश्न संख्या है 40 और प्रश्न है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य के घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें प्रश्न है पहला ऑप्शन है 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या फिर 48 घंटे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर सी होगा इसका और उत्तर होगा इसका 45 घंटे। इसमें मित्रों 45 घंटों के ये जो 45 घंटे का जो इनका जो शिक्षण कार्य है, इस शिक्षण कार्य में इसमें जो शिक्षक होंगे वो अपने जो चैप्टर को जो तैयार करेंगे वो तैयारी के घंटे भी इन 45 घंटों में साथ में सम्मिलित होंगे। यानी कि जो शिक्षक है वो प्रति सप्ताह को शिक्षक का जो प्रति सप्ताह का कार्य निश्चित किया गया है वो है 45 घंटों का और इसमें वो उनकी जो तैयारी के जो घंटे हैं, जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को जो तैयार किया जाएगा उसके साथ में मिलकर ये कुल कितने होंगे 45 घंटे एक सप्ताह में पढ़ाई के लिए होंगे। और अब प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। ये लोकसभा द्वारा किया गया, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब भी कोई भी बिल संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वो बिल जब 3 संस्थाओं यानी कि जो भारत की जो जिसे हम संसद कहते हैं और इस संसद में राज्यसभा, RL यानी कि लोकसभा और P यानी कि प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर और इस संसद का निर्माण करते हैं। और अंतिम रूप से जब इन तीनों से यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तब जाकर वो बिल वो अधिनियम बनता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये जो भारत की जो संसद है, ये जो पूरी प्रक्रिया है तीनों की, ये तीनों के 3 चरणों से गुजरने के बाद में कोई भी बिल है वो जाकर क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और उसी प्रकार से हमारे ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है जो 27 अगस्त 2009 को ये पूर्णतः अधिनियम बन गया था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया था। और इस प्रकार से अगला सवाल है प्रश्न संख्या 42। आरटी अधिनियम 2009 किन आयु समूह के बच्चों के लिए है? यानी कि ये जो बाल आरटी अधिनियम जो 2009 पारित हुआ था वो किस वर्ग के लिए है? बड़ों के लिए है, छोटों के लिए है? तो इसमें अलग अलग उम्र दे रखी है और उसमें से आरटी अधिनियम के लिए कौन सी उम्र है? तो आरटी अधिनियम के लिए उनकी उम्र है जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इस आरटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ये और जिनको हम कहेंगे ये जो इस उम्र में जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है और इस प्राथमिक शिक्षा को लागू करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य लागू करने के लिए ये अधिनियम है वो लाया गया था। अब प्रश्न संख्या 43 है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक छात्र अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? अब ये है प्राथमिक शिक्षा के लिए और प्राथमिक शिक्षा का अर्थ होता है कक्षा 1 से लेकर और 8वीं तक। ये आरटी अधिनियम में इस पूरी शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा ही कहा गया है, इसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में नहीं बांटा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अनुसूची में कक्षा 1 से 5 अलग लिखा गया है और 6 से 8 अलग लिखा गया है, लेकिन सभी को क्या कहा गया है, प्राथमिक शिक्षा ही कहा गया है। तो ये इस पूरी शिक्षा के लिए अगर कोई एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा होगा। अब ये इनमें कहा गया है कि भी एक इनके जो छात्र और शिक्षक
उसका अनुपात कम से कम कितना रहेगा, तो वो 35:1 रहेगा। अब इनमें जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी बच्चों की, उस हिसाब से फिर शिक्षकों की भी जनसंख्या और संख्या वो बढ़ती जाती है। इसमें इनका रेशियो है, जैसे कि 35:, मतलब कम से 35 होने पर या फिर 35 तक एक शिक्षक अनिवार्य है। उसी प्रकार से इस प्राथमिक शिक्षा में यदि 60 बच्चे हैं तो 60 पर 2 शिक्षक हो जाएंगे, और 60 से 60 के दुगुने, 60 के अंदर 30 जोड़ो आप, यानी कि 90 हो गए, और 90 होते यहाँ पर 2 से 3 हो जाएंगे, यानी यहाँ 30 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ एक शिक्षक की बढ़ोतरी हो रही है। और 90 में आप फिर या 30 जोड़ दीजिए, यानी कि 120 तक, तो यहाँ पर एक शिक्षक और बढ़ जाएगा, और ये शिक्षक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अब 200 तक, 120 से आगे मतलब 121 से 200 तक, ये आपके कितना हो जाएगा, 121 से 200 तक, ये हो जाएगा 91 से आगे, और ये हो जाएगा 60 से आगे क्या होगा, 61 से, यानी 61 से 90 तक तो हो जाएंगे 3 शिक्षक, 91 से 120 तक हो जाएंगे 4 शिक्षक, और 121 से 200 तक यानी कि कितने हो जाएंगे, 5 शिक्षक। तो ये इनका छात्र और शिक्षकों का क्या होगा, अनुपात होगा। अब आप देख लीजिए 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चा तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब इसमें एक ये भी कहा गया, जैसे ही ये जो छात्र संख्या है 150 हो जाएगी, 150 छात्र होते ही शिक्षक है वो 5 तो शिक्षक हो जाएंगे और एक इनका प्रधानाध्यापक, और इस प्रकार से ये कुल कितने हो जाएंगे, 6 की व्यवस्था की जाती है। और अपना सवाल ये था कि छात्र शिक्षक अनुपात का कितना निर्धारित कम से कम किया गया, वो है 35:1 का किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था। इसका पहला ऑप्शन है क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 शालाओं के उद्देश्यों को पूरा नहीं करती थी। देखिए ये धारा 45 है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और इसमें कहा गया था कि जो संविधान लागू होने के शुरुआती 10 वर्ष है, उन 10 वर्षों के भीतर जो बाल शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाएगी, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्वों में था, इस कारण से ये संभव हो नहीं पाया क्योंकि ये अनिवार्य नहीं थी। फिर दूसरा है कि बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु, ये भी इसमें नहीं है। इसमें यह था कि बालकों की शिक्षा को संवैधानिक मूल अधिकार बनाने के लिए, यानी कि ये बालकों का एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अगर मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो फिर हमें कानून की शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाने का कारण बालकों की शिक्षा को क्या बनाना था, संवैधानिक मूल अधिकार बनाना था। अब आता है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह कार्य के निर्धारित घंटे कितने हैं। ये वैसे प्रश्न पहले भी आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है। 45 घंटे, यानी कि 45 शैक्षणिक घंटे और प्लस उसमें शिक्षक द्वारा जो टॉपिक तैयार किया जाता है उस तैयारी के घंटे भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अब प्रश्न संख्या 46 आ जाता है। प्रश्न संख्या 46 ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन वो सत्य नहीं है। इसमें पहला है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये तो सही है, असत्य नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी, वो भी उसका प्रावधान इस अधिनियम में है। फिर प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी इसमें है। और फिर आ जाता है कि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य, अर्थात इसके अंदर शिक्षकों के लिए जो ये जो तीसरा है, चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन के अंदर
कहा गया है कि जो विद्यार्थी है, अध्यापक है, उनके लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे? 60 घंटे का कार्य। तो ये जो 60 घंटे का कार्य वो नहीं है, वो है 45 शैक्षणिक घंटे। कितने? और उसमें उस टॉपिक को तैयार करने का जो वो भी समय उसके साथ में शामिल है। अब आता है प्रश्न संख्या 47। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानक एवं मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी 4, 5, 6 या फिर 7। अब जैसे कक्षा 1 से 5 तक यानी कि 5, तो कक्षा 1 से 5 तक तो सीधी बात है कि 5 तक सीधे 5 तो सीधे हो गए, प्लस 1 और जोड़ दीजिए। और ये व्यवस्था कहाँ तक है कि 200-150 छात्रों से ज़्यादा जैसे ही होते हैं वहाँ पर 5 तो शिक्षक और 1 उनका प्रधानाध्यापक। ये व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा में लागू है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक, और ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 6 शिक्षक हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 48 है। इसके अनुसार इसमें पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SIERT, सर्व शिक्षा अभियान या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसका उत्तर होगा मित्रों SIERT, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक अधिकारी संस्था वो तो है SIERT, और इसका भी नाम बदल दिया गया है। 14 अगस्त 2018 को इसका नाम बदलकर SIERT को कर दिया था RSCERT। अब यदि ये पूछा जाए, ये 14 अगस्त है, अगर ये पूछा जाए कि ये तो होगी राज्य की सर्वोच्च शैक्षिक अधिकारी संस्था, अगर ये पूछा जाए कि केंद्र की ऐसी घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी होगी, तो वो होगी NCERT। कौन सी होगी? NCERT वो होगी केंद्र की जो घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था। और राज्य की अगर पूछा जाए तो SIERT, लेकिन अब SIERT को किस में कन्वर्ट कर दिया है? RSCERT का सिम कर दिया गया। और ये जो हमारी RSCERT है, और इसका उल्लेख है अध्याय 5 में, और उसकी धारा जो 29 है उस धारा में इसका यानी कि RSCERT का उसका जो उल्लेख किया गया है। और अध्याय जो 5 है इसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। ये इस अध्याय 5 का नाम है। इससे पहले अध्याय 3 भी था, अध्याय 4 भी था। अध्याय 3 है तो देखिए अध्याय 3, तो 3 में तीन संस्थाएं कौन सी? एक तो समुचित सरकार। अब समुचित सरकार है, समुचित सरकार का कर्तव्य यानी कि किसी नीति को बनाना, फिर ये 1 नंबर हो गई। फिर दूसरा, समुचित सरकार के बाद में आ जाएंगे अधिकारी, समुचित अधिकारी। ये होंगे वो इस नीति का क्या करेंगे? क्रियान्वयन करवाएंगे। नीति जो बन गई है उस नीति का जो क्रियान्वयन है यानी कि समुचित अधिकारियों के कर्तव्य। फिर इसके अंदर 3 नंबर पर आ जाएंगे माता पिता और संरक्षक, उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, ये अध्याय 3 में आएगा। और इस प्रकार से अब आ जाता है प्रश्न संख्या 49। शिक्षा का अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। ये हैं 45 शिक्षण और तैयारी के घंटे।
ये न्यूनतम निर्धारित किए गए हैं। अब प्रश्न संख्या आता है 50। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों का प्रारूप निर्माण किया गया है उनका शीर्षक क्या रखा गया है। यानी कि जो हमारा ये बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इस अधिकार अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010। और इस प्रकार से अब आगे बढ़कर अपन आ जाते हैं प्रश्न संख्या 51 पर। इसमें कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 सालों के उद्देश्यों को पूरा नहीं करती थी, या फिर बालकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता थी, या फिर बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए ये था बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए। ये प्रश्न भी वापस रिपीट हुआ है। अब प्रश्न संख्या 52 है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी में निम्नांकित प्रतिशत बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश होना चाहिए। यानी कि पहली कक्षा के अंदर जो निजी और विशिष्ट श्रेणी के जो बालक हैं उनको कितना प्रतिशत उनको शामिल किया जाएगा? तो उनका होगा 100 के पीछे 25 का, यानी कि 25% बच्चे हैं जो ऐसे विशिष्ट श्रेणी वर्ग से आएंगे, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और कुछ ऐसे अतिसूचित फिर अलाभित समूह वर्ग के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर आएंगे। वो सभी इस 25% के अंतर्गत आएंगे। अब प्रश्न संख्या 53 है कि आरटी अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? वैसे इसके अंदर उत्तर है इसका है 6 से और 14 वर्ष से, जो इसके अंदर है भी नहीं, और ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है। आगे प्रश्न संख्या है 54। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? यानी कि इसमें ये 4 वर्ग है: राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग, या फिर समोचित सरकार, या फिर राज्य सलाहकार परिषद। देखिए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का कार्य किसी बच्चे को आगे या पीछे ले जाने का नहीं है। बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग है, वो भी इस मामले में इतना प्रभावी नहीं है। लेकिन समुचित सरकार है, वो अगर ऐसी कोई नीति बनाती है तो वो किसी भी इस मामले में कि बच्चे को आगे या पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु सक्षम है। तो वो कौन हो सकती है? समुचित सरकार के जो कर्तव्य है उनके अंतर है, और अध्याय 3 में ये वर्णित है। फिर आगे आता है प्रश्न संख्या 56 में है कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया? तो ये पूछ रहा है कि किस दिन से ये लागू हुआ, प्रभावी हुआ, वो तारीख पूछ रहा है। तो वो तारीख कौन सी है? 1 अप्रैल 2010 है। और इस दिनांक से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वो प्रभावी हो गया। अब प्रश्न संख्या है 57। आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, अध्याय 3 था, तो मैंने आपको बताया था कि अध्याय 3 में 3 संस्थाएं हैं, और वो 3 संस्थाएं ये थी: समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। ये तो आ जाएंगे समुचित सरकार के अंदर। और ये इसमें ये कौन सा वर्ग होगा? ये होगा, ये होंगे अध्याय, ये जो अध्याय होगा 3 उसके अंदर होगा। फिर उसने आगे लिखा है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। वैसा देखा जाए तो देखो, समुचित सरकार, स्थानीय अधिकारी, माता पिता के कर्तव्य, उसी प्रकार से विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व वो कर्तव्य ही गिने जाएंगे। तो अध्याय 3 और अध्याय 4 में लगातार
जो भी है उनके उनसे संबंधित क्या है, वो कर्तव्य ही है। तो इसका मतलब अध्याय 4 के अंदर है वो विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व हैं, वो उसके अंदर निर्धारित किए गए हैं। और इसकी जो धाराएं होंगी वो कितनी होगी, 12 से लेकर और 28 तक इसके अंदर कुल धाराएं हैं अध्याय 4 में। और ये सबसे बड़ा अध्याय है, और इसमें सबसे बड़ा अध्याय भी और सबसे ज़्यादा धाराएं अगर वो है तो किस में है, वो अध्याय इस 4 में है। अब आता है प्रश्न संख्या 58। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा उपायों के लिए जांच और समीक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है, तो ये है राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल संरक्षण आयोग का है। और इस प्रकार से आरटी अधिनियम 2009 का ये चौथा वीडियो यहीं आज समाप्त करते हैं। और लगभग आधा घंटे का ये समय हो चुका है, और आरटी अधिनियम के लगभग चौथा ये वीडियो बन चुका है। और मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि ये वीडियो कैसे बन रहे हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट करें। और ये जैसे ही ये टॉपिक पूरा होगा तो इसके जितने भी प्रश्न होंगे वो एक मैं PDF के माध्यम से आप सभी को, जो इन वीडियो को देखेगा, जो इनको लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उन सभी को ये मैं पर्सनल उनकी पूरी PDF प्रश्नों की लगभग 57-58 प्रश्न अब हो चुके हैं, और एक आध वीडियो और इसका और बन सकता है। तो उन सभी वीडियो की जो है PDF है सभी प्रश्नों की, वो उन सभी को मैं पर्सनल भेज दूँगा। इसलिए सभी इन वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। इसमें राय भी दें कि अगर इस वीडियो सही नहीं बन रहा है, जहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो उसके बारे में भी बताएं। धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए।